हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड एसिड्स एंड बेसिस वाला। तो मैंने वेटेज वाला वीडियो डाला है। चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो आप लोगों को 3 मार्क्स का है, मतलब 2 से 4 मार्क्स का जो रहेगा केमिस्ट्री का रहता है। ठीक है, तो 2 से 4 मार्क्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का रहेगा। सेकेंड चैप्टर का भी 4 से 5 नंबर का रहेगा। जैसा वेटेज दिया है मैंने एग्जैक्टली वैसा वेटेज नहीं आता है, लेकिन हाँ लगभग उसके आसपास ही आता है। मतलब आपका केमिस्ट्री जो कवर होगा वो 25 से 28 नंबर का केमिस्ट्री आ सकता है। तो बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हम लोग दोनों चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 3 नंबर का वेटेज में सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने इसकी जो आपको इक्वेशंस बताई है ये आप लोग प्लीज़ बहुत अच्छे से करेंगे। एक्टिविटी 1.1 की जितनी भी मैंने आप लोगों को एक्टिविटीज़ बताइए उसकी इक्वेशंस, इसकी इक्वेशन एग्जाम में आ सकती है। बाकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग मूव करते हैं आगे। एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हाँ, अब हम लोग सबसे मेन जो है जो आप लोगों को आएगा, ये वाली इक्वेशन जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये वाली इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद करेंगे और आप लोगों को आना चाहिए कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है क्योंकि सिर्फ 3 नंबर का है। तो ये वाला चैप्टर जो है एमसीक्यूज में कवर हो सकता है। तो आपको एमसीक्यूज के हिसाब से जो है इसकी बैलेंसिंग इक्वेशन आनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यही है। तो आप लोग जितना हो सके प्लीज़ आप लोग ट्राई करेंगे कि बैलेंसिंग वाली इक्वेशन का ट्राई करेंगे। एक बार मैं आप लोगों को और बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे Zn है, तो आपको सबसे पहले लिखना है कि इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड कितने Zn है और राइट हैंड साइड कितने Zn है। Zn अगर दोनों में 1 है तो ये स्टेबल है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे भी H2 है, मतलब यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी 2, मतलब ये स्टेबल है। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे अच्छे से करना है। और अगर आपको समझना हो बैलेंसिंग इक्वेशन कैसे करते हैं तो आप लोग मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। इसमें से बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 नंबर का है, बहुत ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। हाँ, लेकिन आपको बैलेंसिंग इंपॉर्टेंट है और अगर आप बैलेंसिंग कर रहे हो तो आपको ये वाली स्टेप्स जो है इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, और जहाँ तक हो सके अगर आप लोग ये वाली चीज़ याद कर सकते हो कि किस में गैस आएगा, किस में आपको एक्वस लिखना है और किस में आपको ऐसा सॉलिड लिखना है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एग्जाम में वो लिख के आते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, वो कंपलसरी चीज़ नहीं होती है। अब अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए। सबसे पहले कॉम्बिनेशन का ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये वाला इसकी डेफिनेशन और इक्वेशन याद करेंगे। माइट भी वो 1 मार्क्स के लिए आ सकती है या फिर इससे रिलेटेड जो है एमसीक्यूज 1 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, हम लोग वेटेज के हिसाब से चलेंगे। और अगर जैसे वो लोग अगर ड्राइंग्स देते हैं या फिर केस स्टडी देते हैं, अब 3 नंबर में केस स्टडी तो नहीं आएगी लेकिन ऐसी ड्राइंग आ सकती है। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से ये जो है किसके मॉलिक्यूल्स है। कुछ भी पेपर में आ सकता है, तो एक भी चीज़ आप नहीं छोड़ेंगे, एक्टिविटी हो या फिर डायग्राम्स हो। ठीक है, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर्स देखे हैं उसमें डायग्राम्स भी जो आप लोगों को बहुत आए हैं। ठीक है, अब जैसे बर्निंग ऑफ कोल की इक्वेशन आपको लिखनी पड़ेगी, तो उसमें से जैसे ऑप्शंस रहेंगे या फिर आपको मन से 1 नंबर के लिए लिखनी पड़ेगी। तो आप ये याद कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 और O2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें जितनी भी इक्वेशन है आप लोग प्लीज़ ट्राई करेंगे कि सारी इक्वेशन जो है करेंगे। और ये वाली इक्वेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें मैंने आप लोगों को एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों चीज़ें बताई है, तो दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से करिए। माइट भी ये आ जाए और ऐसा भी आ सकता है आपको एग्जाम में कि इक्वेशन दी है और आपसे पूछ ले कि एक्सोथर्मिक है या ये एंडोथर्मिक है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी सारी इक्वेशंस आपको बहुत अच्छे से करनी है। इसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जैसे अगर ये वाला इमेज आ गया और इसमें पता करना है कि इसमें क्या हो क्या रहा है, कौन सी गैस इमिट हो रही है, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि इसमें से CO2 गैस इमिट हो रही है, या फिर एमसीक्यूज में आ सकता है इसमें से कौन सी गैस है जो निकल रही है। तो ऐसे डायग्राम्स भी जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ठीक है, अगेन 1.7 एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, ये हमेशा एग्जाम में आती ही है और इसमें से आप लोगों को ये डायग्राम आ सकता है। तो आपको ये बताना है कि डायग्राम में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और इसमें जितनी भी इक्वेशंस होगी वो सारी आप लोग करेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर के लिए आ सकता है ये वाली इक्वेशंस को मतलब करने के लिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी जो इक्वेशन है उसको आपको इक्वेशन सॉल्व करनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि बैलेंस तो रहेगी ही, है ना। और ये चीज़ आ सकती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप छोड़ो। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशंस और इक्वेशंस कर लेना। ये माइट भी आप लोगों को आ सकता है, माइट भी नहीं, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है क्लास 10th में केमिस्ट्री की इसमें तो ये आपको कवर ही होगा। तो इसके डेफिनेशंस बहुत अच्छे से आप लोग याद करेंगे एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है, कि जैसे वो क्या होता है ना, आपको जैसे CBSE में आप लोगों को ऐसे पूछेंगे कि ये इक्वेशन दे दी, सपोज ये वाली इक्वेशन दे दी और इसमें से पूछे कि CuO जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि
रिडक्ट हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है क्या, रिडक्शन हो रहा है, ऐसे जो क्वेश्चन है फिर आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दे देंगे, ये वाली इक्वेशन में रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, या फिर ऐसे कुछ ऑप्शंस दे देंगे कि CO2 इज रिड्यूस, CO2 इज ऑक्सीडाइज, H2 इज रिड्यूस्ड, O2 इज ऑक्सीडाइज, कुछ भी ऐसा जो है कुछ भी बना के दे सकते हैं। तो आप लोगों को इसीलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसे जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आएगा ही आएगा। कोरोजन और रेंसिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रेंसिडिटी में एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी कोई मतलब जो चिप्स रहती है वो इतनी क्रंची क्यों रहती है, ऐसे क्यों रहता है, तो उसमें कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये वाला नाइट्रोजन वाला आप लोग पॉइंट याद कर सकते हो। बाकी तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। हाँ, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ, ये वाले चैप्टर का वेटेज माना है कि 3 नंबर का है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 3 नंबर का ही आए, कभी कभी 4 से 5 नंबर का भी आ जाता है। जो वेटेज हम लोगों को सैम्पल पेपर CBSE जो अलॉट करती है उससे ज़्यादा का भी कभी कभी आ सकता है। तो बहुत अच्छे से करेंगे, ये वाले चैप्टर को बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बैलेंसिंग इक्वेशन, सबसे पहले तो इसका मैंने क्या बताया, बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से करनी है, वो MCQs में आ भी सकता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन जितने भी हैं, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी बहुत अच्छे से करेंगे। और जितनी भी इक्वेशंस हो सब में आपको, जितनी भी NCERT में इक्वेशंस हो या आप लोगों को सैम्पल पेपर्स में से, रेफरेंस बुक में से जितनी भी इक्वेशंस हो, इक्वेशंस बहुत अच्छे से आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। ओके, अब हम लोग देखते हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इसका वेटेज हम लोग देखेंगे तो ये 4 मार्क्स का है, तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ 4 नंबर का है, माइट भी 5 नंबर का है, 6 नंबर का भी आ सकता है, इतना तो आ ही सकते हो। और अगर ये वाले चैप्टर में से इतना ज़्यादा आ रहा है तो इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपको एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मालूम होनी चाहिए कि एसिड्स बिटर होते हैं या सॉर होते हैं, बेसिस कैसे होते हैं, बिटर होते हैं या सॉर होते हैं, ठीक है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है याद होनी चाहिए। लिटमस पेपर ये डू यू नो वाला भी इसको आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखो वैसे तो ये वाला वीडियो मैंने पहले बता दिया कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रही हूँ। वेटेज के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि इसमें से क्या आ सकता है। तो MCQ तो इसमें से एक ना एक तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा इसमें से और कौन सी चीज़ बन सकती है, तो क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मैंने ये एक्टिविटी करवाई थी और ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी थी आपको। ये वाली अगर जैसे डायग्राम आ जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में और इसमें पूछते हैं कि इसमें से जो ये गैस इवॉल्व हो रही है, तो कौन कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो आप लोगों को इसमें लिखना है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। और कैसे साउंड कर रही है, तो ये पॉप साउंड करी, कैसे साउंड करी, पॉप साउंड निकाल रही। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है रीजनिंग टाइप में आ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी तो हम लोग कल वाली वीडियो में सैम्पल पेपर एक बार पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और हम लोग उसकी मार्किंग लिखते जाएंगे, ठीक है। एसिड प्लस मेटल ये वाली जो सारी इक्वेशन है आप लोगों को तो बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। मैं अगेन बोल रही हूँ कि ऐसे कुछ भी डायग्राम्स आ सकता है एग्जाम में, तो इसकी हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ने की। यहाँ पे कुछ भी एग्जाम आ सकता है और आपको पूछा जा सकता है कि ये चीज़ ये क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट है। हम लोगों ने इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ। ऐसी जो चीज़ें हैं वो बोर्ड एग्जाम्स में आ सकती है, ठीक है। बाकी हम लोग अभी मूव करते हैं आगे और देखते हैं कि देखो ये जो मैं इक्वेशंस एक भी नहीं बोल रही, इक्वेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इवन ये वाली इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली इक्वेशन, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। कौन सी इक्वेशन बताई मैंने, ये कार्बोनेट वाली, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और आप लोगों को एग्जाम्स में हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह बाय कार्बोनेट भी आएगा, तो कन्फ्यूज मत होना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बाय कार्बोनेट दोनों सेम चीज़ होती है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। वो दोनों आपस में कैसे रिएक्ट करते थे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, और उसके कुछ आप लोग एग्जांपल्स लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आप लोगों को एग्जाम में। बाकी इंटेक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इंटेक्स क्वेश्चन जो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इंटेक्स क्वेश्चन में आपको ये रीजनिंग टाइप में आ सकता है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आखिरी में जो केस स्टडी आती है ना उसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और बाकी की जैसे ये वाली दे दी, तो इसमें से ये जो ये बल्ब जो जल रहा है, तो ये क्यों जल रहा है, ग्लो क्यों हो रहा है, तो आपको ऐसा भी कुछ आ सकता है। ऐसे इमेजेस में भी आ सकता है ना कि ये बल्ब क्यों ग्लो हो रहा है, ठीक है। और जैसे ये वाली इमेज है तो इसमें से भी कुछ भी आ सकता है, तो एक भी चीज़ आप लोग नहीं छोड़ेंगे। और वेटेज के हिसाब से तो चलना मत कि जैसे एक चैप्टर है फिजिक्स में, उसका वेटेज जो है सिर्फ 1 नंबर का है, तो आप उसको छोड़ दोगे, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी वो जो वेटेज रहता है ना उससे ज़्यादा कभी आ जाता है, ठीक है। तो इक्वेशंस तो सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको भी पढ़ लेना, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करोगे, ठीक है। हम लोग इसमें भी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाली जो लिखी है, और बाकी ये वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक दो तो जो बोर्ड्स में आते ही आते हैं, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है ये रीजनिंग वाले हैं जो 2 नंबर के लिए आ सकते हैं, ठीक है। MCQs में तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये आ सकते हैं। अभी PH वाला हम लोगों को जो PH वाला चालू हो गया, तो आपको इन सब के PH जो है थोड़े बहुत मालूम होने चाहिए, ठीक है, जितने आप लोगों को इसमें बने हैं। क्योंकि इसका PH वैल्यू भी आ सकती है कि आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का PH वैल्यू कितनी होती है, तो आपको मालूम होना चाहिए इट्स अराउंड 10, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होती है, 14 होती है। गैस्ट्रिक जूसेस की कितनी होती है, 1 होती है। तो
और लेमन जूस की कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है बोर्ड्स में। और एक भी चीज़ जो नहीं छोड़नी, ठीक है। और आप यहाँ से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अगर आपको मोर पीएच ऑफ सॉल्ट्स पढ़ लिया है, अब ये वाली जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा डायग्राम आ सकता है और इसकी सारी चीज़ें आ सकती है जो मैंने बहुत अच्छे से बनाई है। ब्राइन क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें से जो है क्या हो रहा है, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी आ सकता है। तो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके बाद जितना भी है इनके यूजेस देखो। ब्लीचिंग पाउडर, उसके यूजेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आते हैं। इनकी इक्वेशंस भी जो इंपॉर्टेंट है। अगेन बेकिंग सोडा के भी यूजेस इंपॉर्टेंट है, उसकी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है। और इसमें कुछ 2-3 इक्वेशंस दिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो। मैंने ये वाली अपने चैनल पे पढ़ाई भी, तो अगर आपको समझना हो तो आप उधर भी समझ सकते हो। जैसे ये वाली इक्वेशन है और फिर इसमें से उन्होंने कुछ और ऐड कर गई। ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोजन जो बना है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो बना है ना, उसको उन्होंने हीट करा है तो हमको सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो ऐसा भी आ सकता है कि व्हेन वी हीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमको क्या मिलता है, हम लोगों को सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ उसके साथ और कौन कौन से रेसिड्यूज मिलते हैं, तो हम लोगों को H2O मतलब वाटर और CO2 मतलब गैस इवॉल्व होती है। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से पूछ लिया कि व्हेन हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोगों ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हम लोगों को क्या मिलता है और वो कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो वो वॉशिंग सोडा बनता है। ऐसे वाले जो क्वेश्चन है वो बोर्ड्स में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इक्वेशंस आएगी, इक्वेशंस में से भी कुछ भी आ सकता है कि जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन को हीट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, CO2 गैस इवॉल्व होती है। MCQs में से ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, इसके यूजेस लिखने हैं, है ना। आर क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स रियली ड्राई, ये टॉपिक भी मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया था आप लोगों को, तो ये वाला टॉपिक भी आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, इसकी इक्वेशन है। और यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्यों रहते हैं, इसका जो रीज़न है ये भी जो है नीचे लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इसका वेटेज जो है 4 मार्क्स का है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये 4 मार्क्स से हट के भी कभी कभी 5 से 6 मार्क्स का भी आ सकता है। ठीक है, अभी CBSE का हम सैम्पल पेपर देखेंगे, उसके हिसाब से कम इसका 3.5-4 मार्क्स का वेटेज है। लेकिन CBSE में कभी कभी ये वेटेज बढ़ भी सकता है और ये वेटेज घट भी सकता है। ठीक है, ये 4 का 3 भी हो सकता है और 4 का 5 to 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। इक्वेशंस में से भी जो आपके MCQs क्वेश्चंस बन सकते हैं, इक्वेशंस में से भी 2 नंबर के क्वेश्चन या रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। और इंडेक्स क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे और एक्सरसाइज भी एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके पास कुछ रेफरेंस बुक हो तो आप उसमें से भी अच्छे वाली इक्वेशंस जो है वो रेफर कर सकते हैं। और अच्छी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन लिख रहे हो तो थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग मन से लिख सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत वर्ड्स है जो वो आपको बुकिश लैंग्वेज के थोड़े बहुत वर्ड्स जो है वो होने चाहिए। तो इस वीडियो के लिए इतने। कल वाली वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाली हूँ, मेटल्स और कार्बोनेटेड कंपाउंड, जिसका वेटेज है, इसका भी 9 है, इसका भी 9 है। मतलब इसका टोटल जो वेटेज है वो 20 मार्क्स के अराउंड वेटेज रहेगा। इसका मेटल्स और कार्बोनेटेड कंपाउंड का मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ये दोनों रहेंगे। ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से करना है। तो हम लोग कल इस चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कैसे आएंगे। वैसे मैंने पहले वीडियोस डाल चुके, लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, मैं इसलिए आप लोगों को फिर से बता रही हूँ ताकि आप एक बार और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और मैंने वेटेज वाला जो है वो शॉर्ट एक डाला है, जिसमें मैंने आप लोगों को पूरे चैप्टर का एक वेटेज बताया है। उस वेटेज के हिसाब से अभी आप लोग स्टडी कर सकते हो। ड्राइंग्स, डायग्राम्स, इक्वेशंस, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज सब बहुत अच्छे से करनी। ठीक है, तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट। प्लीज़ अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, जब तक के लिए बाय।